दुनिया बदल रही है और उसके साथ बदल रहा है पैसा। बाजार की हर चाल, कारोबार का हर खेल और आपकी जेब पर उसका हर असर। क्योंकि बिजनेस सिर्फ कंपनियों की कहानी नहीं, आपकी जिंदगी की कहानी है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM बिजनेस। ये चैनल बना ही इसलिए है कि बड़े बड़े विज्ञापन के बोझ के तले मीडिया हाउस अंदर की खबरें आपके सामने नहीं लाते। बड़े बड़े फुल पेज के विज्ञापन दे देते हैं लोग और उसके अंदर क्या चल रहा होता है आपको पता नहीं चलता है। लेकिन अब 4PM बिजनेस ऐसे सबसे बड़े घोटालों को आपके सामने लाएगा। आज मैं बात कर रहा हूं ICICI बैंक के बहुत बड़े फ्रॉड। भारत के सबसे बड़े निजी बैंकों में से एक ICICI बैंक का नाम जब भी जुबान पर आता है तो आम आदमी के मन में एक छवि उभरती है, एक चमकदार आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस बैंक जो हम है ना कहकर आपका भरोसा जीतता है। लेकिन इस चमकदार आवरण के पीछे की हकीकत बेहद काली है, बेहद स्याह है। बीते कई वर्षों में ICICI बैंक बार बार कटघरे में खड़ा हुआ है। कभी अपने शीर्ष अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण, कभी अपने कर्मचारियों की बेशरम लूट के कारण और कभी सरकारी नियमों की खुलेआम अनदेखी के कारण। इस पूरी कहानी में एक बात जो सबसे ज्यादा डराती है वो ये है कि बैंक के शिकार वो लोग हुए जो सबसे भरोसेमंद थे। बुजुर्ग, मेहनतकश, जिंदगी भर की कमाई FD में लगाने वाले आम नागरिक, जो पैसा उन्होंने बुढ़ापे के लिए, बच्चों की शादी के लिए या किसी अनहोनी से निपटने के लिए रखा था, वो बैंक के भीतर बैठे गिद्धों ने चट कर दिया। ICICI बैंक के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे शर्मनाक अध्याय वह है जिसमें बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर का नाम आता है। एक समय उन्हें देश की सबसे शक्तिशाली और ईमानदार महिला बैंकर माना जाता था, लेकिन यह सब एक भ्रम, बड़ा वाला धोखा साबित हुआ। उन पर आरोप है कि उन्होंने वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ का कर्जा अपने निजी फायदे के लिए दिलवाया और यह पूरा कर्जा बाद में NPA बन गया, जिससे बैंकों को और देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस पूरे घोटाले की जड़ें समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना जरूरी है। जब चंदा कोचर ICICI बैंक की CEO बनी तब से वीडियोकॉन ग्रुप को लोन देने का सिलसिला शुरू हुआ। 2009 में 175 करोड़ और 300 करोड़, 2010 में 240 करोड़ और 110 करोड़ और 2011 में 300 करोड़ और 750 करोड़ के लोन वीडियोकॉन ग्रुप को मंजूर हुए। बाद में इनमें से बड़ी राशि NPA घोषित हो गई, जिससे बैंक को भारी नुकसान हुआ। CBI के अनुसार 2009 से 2011 के बीच वीडियोकॉन ग्रुप को 1,875 करोड़ के 6 लोन मंजूर हुए और 2 मामलों में चंदा कोचर स्वयं उन समितियों में शामिल थी जिन्होंने इन कर्जे को मंजूरी दी। ये सीधे तौर पर हितों के टकराव का मामला था। एक CEO जो अपने पति से जुड़े व्यापारिक लेन देन वाले पक्ष के लिए लोन स्वीकृत करे, ये न केवल बैंकिंग नैतिकता का उल्लंघन था बल्कि संभावित रूप से कानूनी प्रश्न भी खड़े करता है। आरोप है कि वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धूत ने लोन मिलने के बाद चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की कंपनी न्यू पावर में 64 करोड़ का निवेश किया। बाद में उस कंपनी की हिस्सेदारी महज 9 लाख रुपए में दीपक कोचर से जुड़े ट्रस्ट को सौंप दी। इस पूरे मामले की जांच CBI ने की और 2019 में FIR दर्ज की गई। इस पूरे मामले का घोटाला के पर्दाफाश एक निवेशक अरविंद गुप्ता ने 2016 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, RBI गवर्नर और अन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर इस कथित अनियमितता की जानकारी दी थी, लेकिन शुरुआत में किसी ने इस शिकायत पर विशेष ध्यान नहीं दिया। 2018 में जब और तथ्य सामने आए तब जांच एजेंसियां हरकत में आई। विशेषज्ञों को कहना है कि चाहे लोन की शर्तें तरजीह थी या नहीं, इस पूरे मामले में हितों का टकराव स्पष्ट था। चंदा कोचर को न सिर्फ क्रेडिट कमेटी से बल्कि पूरी लोन मूल्यांकन प्रक्रिया से स्वयं को अलग कर लेना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया और जब यह मामला सामने आया तब बैंक के बोर्ड पर भी सवाल उठे कि उसने लंबे समय तक
इस मामले पर पर्याप्त कार्रवाई क्यों नहीं की। वीडियोकॉन ग्रुप पहले से ही वित्तीय संकट में था और अंततः 3,250 करोड़ का यह ऋण एनपीए बन गया। इसने न सिर्फ बैंक को आर्थिक नुकसान पहुंचाया बल्कि ये भी दिखाया कि बैंक की जोखिम प्रबंधन और ड्यू डिलिंग्स प्रक्रिया कितनी प्रभावी थी। बाद में सेबी ने भी आईसीआईसीआई बैंक और चंदा कोचर पर हितों के टकराव से जुड़े खुलासे के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। बैंक के नए नेतृत्व ने गवर्नेंस और रिस्क कल्चर सुधारने की बात कही और चंदा कोचर को दिए गए लाभों और मुआवजों पर भी सवाल उठे। दिसंबर 2022 में सीबीआई ने चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया। सीबीआई का कहना था कि जब वीडियोकॉन ग्रुप को 2009 में पहला बड़ा लोन स्वीकृत हुआ, उसके बाद दीपक कोचर से जुड़ी कंपनी में निवेश किया गया। जांच एजेंसी ने इसे एक सुनियोजित लेन देन की कड़ी बताया। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक की बदनामी यहीं नहीं रुकती। अगर ऊपर से नीचे तक देखें तो तस्वीर और भी खतरनाक दिखाई देती है। शीर्ष स्तर से शुरू हुई नैतिक गिरावट की यह कहानी बैंक की शाखाओं तक, उसके रिलेशनशिप मैनेजरों तक और उन लोगों तक पहुंचती है जिन पर ग्राहकों ने आंखें मूंद कर भरोसा किया था। राजस्थान के कोटा शहर में एक 26 वर्षीय युवती जिसका नाम साक्षी गुप्ता था, आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर काम करती थी। उसका काम ग्राहकों की मदद करना, उनकी बचत को सुरक्षित रखना और उन्हें वित्तीय सलाह देना था। लेकिन आरोप है कि उसने ठीक इसके उलट किया। वर्ष 2020 से 2023 के बीच उसने 41 ग्राहकों के 110 से अधिक खातों से चुपचाप धन निकाल लिया। जांच के अनुसार उसके तरीके बेहद शातिराना थे। उसने ग्राहकों के डिजिटल क्रेडेंशियल्स के साथ छेड़छाड़ की, उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर बदल दिए ताकि ओटीपी और बैंकिंग अलर्ट उनके नियंत्रण में आ जाए। कई मामले में उसने बिना अनुमति के एफडी तोड़वाई, खातों से पैसा निकाला और फर्जी तरीके से लोन और ओवरड्राफ्ट सुविधाएं सक्रिय बनाई। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ग्राहकों को इसकी भनक तक नहीं लगी। जिन मोबाइल नंबरों पर बैंकिंग अलर्ट जाने चाहिए थे, उनकी जगह कथित रूप से उनके परिचितों और रिश्तेदारों के नंबर दर्ज कर दिए गए। नतीजा ये हुआ कि खातों से पैसा निकलता रहा और एक्चुअल खाताधारकों को कोई सूचना मिली नहीं। जांच में सामने आया कि निकाली गई रकम एक बुजुर्ग ग्राहक के खाते के माध्यम से घुमाई जाती। यह खाता कथित तौर पर एक पूल अकाउंट की तरह इस्तेमाल किया गया। उस बुजुर्ग महिला को यह तक पता नहीं था कि उसके खाते का उपयोग करोड़ों रुपए के लेन देन के लिए किया जा रहा है। यह है आईसीआईसीआई बैंक। जांच अधिकारियों के अनुसार 15 फरवरी 2023 तक इस पूल अकाउंट में 3 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी। आरोप है कि 31 ग्राहकों की एफडी समय से पहले तुड़वाकर 1.34 करोड़ से अधिक की राशि निकाली। लगभग 40 खातों पर बिना अनुमति ओवरड्राफ्ट सुविधा सक्रिय की गई और लाखों रुपए का एक फर्जी पर्सनल लोन भी लिया गया। यह पूरा मामला तब सामने आया जब फरवरी 2024 में एक वरिष्ठ ग्राहक ने देखा कि उसकी एफडी से भारी रकम निकल चुकी है। उसने तत्काल बैंक शाखा को शिकायत दी। इसके बाद बैंक ने ऑडिट कराया और मामला पुलिस तक जा पहुंचा। 31 मई 2025 को साक्षी गुप्ता को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस पूरे प्रकरण ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आखिर 3 वर्षों तक ये सब चलता रहा और बैंक की आंतरिक निगरानी व्यवस्था को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? सबसे दर्दनाक बात यह है कि धोखाधड़ी के शिकार बने अधिकांश ग्राहक बुजुर्ग थे। वो तकनीक से बहुत अधिक परिचित नहीं थे और बैंक कर्मचारियों पर पूरा भरोसा करते थे। आरोप है कि इसी भरोसे का फायदा उठाकर उनकी जमा पूंजी निकाली गई। बाद में यह रकम शेयर बाजार के F&O कारोबार में लगाई गई और उसका बड़ा हिस्सा डूब गया। लेकिन यह कोई अकेली घटना नहीं थी। दिल्ली में आईसीआईसीआई बैंक के एक शाखा प्रबंधक पर भी एक दंपत्ति से लगभग 13.5 करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा। मामले की जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने की। शिकायत के अनुसार दंपत्ति को ऊंचे रिटर्न का लालच दिया गया और बाद में उनकी जानकारी के बिना वित्तीय लेन देन किए गए। आरोप यह भी था कि महिला के नाम पर एक ओवरड्राफ्ट खाता खोला गया, जबकि उसे इसकी जानकारी तक नहीं थी। बाद में जब वित्तीय लेन देन की जांच हुई तो करोड़ों रुपए की गतिविधियां सामने आई। एक अन्य मामले में आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड विभाग के एक कर्मचारी पर बाहरी लोगों के साथ मिलकर कथित रूप से फर्जी क्रेडिट कार्ड जारी करने का आरोप लगा।
जांच में करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन का उल्लेख किया गया और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन सभी मामलों के बीच एक सवाल बार बार उठता है, क्या आईसीआईसीआई बैंक का आंतरिक नियंत्रण तंत्र वास्तव में उतना मजबूत है जितना उसकी ब्रांड छवि बताती है? जब एक रिलेशनशिप मैनेजर 3 सालों तक 110 खातों में छेड़खानी करती रहे, मोबाइल नंबर बदलती रहे, एफडी तुड़वाती रहे और करोड़ों रुपए इधर उधर करती रहे, तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि आंतरिक ऑडिट, सुपरविजन और रिस्क मॉनिटरिंग आखिर क्या कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने इन मामलों के सामने आने पर कहा कि ग्राहकों के हित उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और बैंक किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है, लेकिन सारी बातें फर्जी हैं। आलोचकों का कहना है यदि जीरो टॉलरेंस वास्तव में लागू होती तो कथित रूप से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी जारी नहीं रहती और यहीं से कहानी केवल कुछ कर्मचारियों विवादित लोन की नहीं रह जाती। सवाल पूरे बैंकिंग तंत्र, नियामकीय अनुपालन और ग्राहकों की सुरक्षा का हो जाता है। आईसीआईसीआई बैंक के मामलों में एक और महत्वपूर्ण पहलू भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाइयां हैं। देश का सर्वोच्च बैंकिंग नियामक समय समय पर विभिन्न बैंकों के कामकाज की समीक्षा करता है और नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना भी लगाता है। पिछले कुछ सालों में आईसीआईसीआई बैंक पर भी अलग अलग मामलों में दंडात्मक कार्रवाई की गई। मई 2025 में आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक पर लगभग 97.8 लाख की पेनल्टी लगाई। ये कार्रवाई साइबर सुरक्षा ढांचे, केवाईसी संबंधी दिशा निर्देशों और क्रेडिट और डेबिट कार्ड संचालन से जुड़े कुछ नियामकीय प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित थी। इसके बाद अगस्त 2025 में आरबीआई ने बैंक पर एक और जुर्माना लगाया। इस बार आरोप था कि कुछ मामलों में स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं से संपत्ति का मूल्यांकन नहीं कराया गया और कुछ खाते नियामकीय मानकों के अनुरूप संचालित नहीं किए गए। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि पेनाल्टी का अर्थ ये नहीं है कि भविष्य में अन्य कार्रवाई नहीं हो सकती। मई 2024 में भी आरबीआई ने बैंक पर दंडात्मक कार्रवाई की थी। उस समय आरोप था कि कुछ लोन को स्वीकृत करते समय परियोजनाओं की व्यवहारिकता और ऋण चुकाने की क्षमता का पर्याप्त मूल्यांकन नहीं किया गया। अगर इन घटनाओं को एक साथ देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि नियामक संस्था को समय समय पर बैंकों की प्रक्रियाओं और अनुपालन व्यवस्था में कमियां दिखाई देती रही हैं। भले ही जुर्माने की राशि बैंक के कुल मुनाफे की तुलना में बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन ऐसे दंड एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। बैंकिंग व्यवस्था में नियमों का पालन अनिवार्य है, ये बताते हैं। इसी दौरान बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी के मामलों में आंकड़ों ने भी चिंता बढ़ाई। विभिन्न रिपोर्टों में ये बात सामने आई है कि बड़े बैंकों में वित्तीय अनियमितताओं और फ्रॉड के मामले लगातार नियामकों की निगरानी में रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि जब बार बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो केवल तकनीक, विज्ञापन और ब्रांडिंग के दम पर ग्राहकों का भरोसा कायम नहीं रखा जा सकता। आईसीआईसीआई मीडिया को भरपूर पैसा देता है। अब जरा उन आम ग्राहकों की बात करें जो इन सब घटनाओं के बीच सबसे अधिक प्रभावित हो। वो बुजुर्ग दंपत्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एफडी में जमा कर रखी थी, वो व्यापारी जिसने बैंक अधिकारी की सलाह पर निवेश किया था, वो परिवार जिसने अपने घर, बच्चों की पढ़ाई या भविष्य की सुरक्षा के लिए बैंक को भरोसा किया। जब ऐसे लोगों का विश्वास टूटता है तो नुकसान केवल पैसों का नहीं होता, नुकसान उस भरोसे का होता है जिस पर पूरी बैंकिंग व्यवस्था खड़ी होती है। कोटा की वो बुजुर्ग महिला जिसके खाते का कथित तौर पर पूल अकाउंट की तरह इस्तेमाल किया गया, दिल्ली का वो दंपति जिसके करोड़ों रुपए के निवेश पर सवाल उठाए गए, वीडियोकॉन ऋण विवाद में जुड़े वो निवेशक और शेयरधारक जिन्होंने बैंकिंग गवर्नेंस पर प्रश्न खड़े किए। ये सभी घटनाएं एक ही बात बताती हैं कि बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और निगरानी केवल कागजी शब्द नहीं हो सकती। आईसीआईसीआई बैंक हर विवाद के बाद ये कहता रहा कि ग्राहकों का हित सर्वोपरि है और बैंक अच्छे कदम उठा रहा है, लेकिन आलोचक पूछते हैं कि यदि सिस्टम इतना मजबूत है तो बार बार ऐसी घटनाएं सामने क्यों आती हैं। सवाल यह भी है जब ग्राहकों के मोबाइल नंबर बदले गए, एफडी तुड़वाई गई, करोड़ों रुपए निकाले गए, तब क्या कोई स्वचालित अलर्ट नहीं बना? क्या किसी स्तर पर निगरानी नहीं हुई? क्या आंतरिक ऑडिट केवल कागजों तक सीमित रह गया? चंदा कोचर प्रकरण में भी यही सवाल उठे थे। तरह तरह के लोग सवाल कर रहे थे। अरविंद गुप्ता ने सालों पहले शिकायत भेजी थी, लेकिन शुरुआती दौर में उन पर ध्यान नहीं दिया गया। बाद में जब मामला सार्वजनिक हुआ तब जांच एजेंसियां सक्रिय हुई। इसी प्रकार विभिन्न मामलों में ये बहस भी चलती रही कि नियामकों, बैंकों और जांच एजेंसियों की शिकायतों पर कितनी तेजी और प्रभावशीलता से कार्रवाई करना चाहिए।
एक और पहलू जिस पर ध्यान देना आवश्यक है वो है बैंकिंग उत्पादों की मिससेलिंग। बैंकिंग लोकपाल और उपभोक्ता शिकायतों के आंकड़ों में बार बार ये बात सामने आती रही है कि ग्राहकों को कभी बीमा उत्पाद, कभी निवेश योजनाएं और कभी अन्य वित्तीय उत्पाद इस तरह बेचे जाते हैं कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती। कई ग्राहकों का अनुभव रहा है कि एफडी के साथ बीमा, बचत खाते के साथ निवेश योजना या लोन के संग अतिरिक्त उत्पाद बेचने की कोशिश की जाती है। आईसीआईसीआई बहुत बदनाम है। ये केवल एक सीमित विषय तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा बैंकिंग क्षेत्र में ये बात चर्चा का विषय रही है। इन सभी घटनाओं और आरोपों को एक साथ रखकर देखें तो एक परेशान करने वाली तस्वीर उभरती है। एक ऐसी तस्वीर जिसमें देश का एक बड़ी निजी बैंक बार बार विवादों, जांचों और ग्राहक शिकायतों के कारण चर्चा में आता रहा है। ये एक ऐसे बैंक की कहानी है, उस चुनौती की कहानी है जिसका सामना लगातार आम आदमी कर रहा है। जहाँ तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है लेकिन ग्राहकों की सुरक्षा गायब है। जो बुजुर्ग अपनी एफडी की जमा पूंजी को सुरक्षित समझते हैं, जो परिवार बैंक पर भरोसा करके भविष्य की योजनाएं बनाते हैं और जो निवेशक बैंकिंग संस्थाओं को देश की आर्थिक रीढ़ मानते हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है विश्वास। और विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे केवल विज्ञापनों, प्रेस विज्ञप्तियों या जुर्मानों से वापस नहीं लाया जा सकता। उसके लिए पारदर्शिता चाहिए, जवाबदेही चाहिए और सबसे बढ़कर ग्राहकों के हितों को वास्तव में सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। अब समय आ गया है कि ग्राहक भी अधिक सतर्क रहें, अपने बैंक स्टेटमेंट नियमित रूप से देखें, मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट रखें, ओटीपी किसी के साथ साझा ना करें, खाते में होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखें और किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में तुरंत बैंक, आरबीआई संबंधित लोगों के समक्ष शिकायत दर्ज करें। क्योंकि बैंकिंग व्यवस्था में भरोसा केवल बैंक की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जागरूक ग्राहक भी उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सीबीआई रिकॉर्ड, आरबीआई सूचनाओं, न्यायिक आदेशों और विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में प्रकाशित जानकारियों पर आधारित है। कुछ मामले अभी भी कोर्ट में विचाराधीन हैं, लेकिन ये बात तय है कि आईसीआईसीआई बैंक जिस तरह से काम कर रहा है वो सवालों में है। एक बहुत बड़े घोटाले की खबर मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। 1 साल 2 साल से आरटीआई मांग रहा हूँ, लेकिन बैंक दे नहीं रहा, संबंधित विभाग दे नहीं रहे। इसमें भी करोड़ों का खेल मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। ये चैनल आपका अपना है, नया है, लेकिन आपके भरोसे से जुड़ा है। सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों से कहिएगा। आपके पैसे से जुड़ी सारी खबरें यहाँ दिखेगी। शुक्रिया, थैंक यू।